चलिए विद्यार्थी लोग, आप लोग समझिए। इसमें देखिए पार्ट थर्ड है अम्ल क्षारक लवण से संबंधित। देखिए वीडियो एक ही वन शॉट वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि हम लोग को बच्चा को क्लास में बताना भी पड़ता है, और एक के बार अगर क्लास में बता दे तो उतना मैनेज नहीं कर पाएगा, स्टूडेंट तो लिख नहीं पाएंगे और उतना याद भी नहीं कर पाएंगे। चलते हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके बनाते हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी को वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। तो चलिए अभी पार्ट थर्ड है, यहाँ से हम आज बताएंगे। देखिए पार्ट थर्ड है, यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं आपको कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, दुर्बल अम्ल, और दूसरा होता है प्रबल अम्ल। दुर्बल मतलब होता है कमजोर, क्या होता है, दुर्बल मतलब होता है कमजोर, कमजोर अम्ल। प्रबल मतलब क्या होता है, मजबूत। तो देखिए दुर्बल मतलब ऐसे भी कमजोर। देखिए यहाँ पर का आंसर लिखा हुआ है, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो हो गया आपका कम संख्या में H+, यानी H जो है इसके क्या होगा, कम संख्या में आयनन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अम्ल गलती हो गया, आधा म होगा ना। तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो कम संख्या में H+ आयनन उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं CH3COOH उदाहरण है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो हो गया, ये क्या हो गया, दुर्बल अम्ल की परिभाषा। और बढ़ते हैं आगे, प्रबल अम्ल। ये सब ज्यादातर ये क्या है कि याद करने वाला। प्रबल अम्ल, प्रबल को क्या बोले कि मजबूत अम्ल होता है। इसमें देखिए अधिक संख्या में H+ का है, हिंदी लिखा हुआ है, अधिक संख्या में H+ आयनन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। लड़का MD शांत रहो। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देख सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, H2 ऐसे लिखना है, H2SO4 इस तरह से लिखिएगा। टाइप करने में थोड़ा सा नहीं हो पाता हमसे, तो यहाँ पर लिखे हैं H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो भोजन के पचाने में प्रयोग किया जाता है, H2SO4 बैटरी के पानी में जो डाला होता है उसी को बोलते हैं। चलिए प्रबल अम्ल यह मजबूत अम्ल होता है। इसको और आगे बढ़ रहे हैं। अब क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह से जैसे अम्ल दो प्रकार के पड़े उसी तरह क्षार है। तो इसमें भी प्रबल अम्ल मतलब मजबूत अम्ल, और दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल, कमजोर क्षार सॉरी। तो प्रबल क्षार किसको कहेंगे, वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है, यानी जलीय विलयन में हमेशा क्या होता है, घुल जाता है। क्या बोलते हैं, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। इसका मतलब कि पानी में वो क्या करेगा, जल में घुल जाएगा, उसको बोलते हैं प्रबल क्षार। जैसे कि NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, साबुन को, साबुन। तो साबुन जल में घुलता है कि नहीं, पानी में छोड़ दीजिए तो पूरा घुल जाएगा, तब ना फैलाता है। तो इस चलते बोलते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए उसको क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार। आगे समझ में। तो पानी में नहीं घुले उसको क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार। तो हो गया है तक आंसर और का। तो चलिए और आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर दुर्बल क्षार के वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, तभी क्या बोले कि जो घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार। जो जल में नहीं घुलता उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार। तो हो गया परिभाषा। इस तरह से उदाहरण है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए और नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब है कि अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं, तो वर्षा के जल की पीएच ऐसे भी लिखा जाता है, पीएच मान 5.6 से कम होने पर क्या होता है, अम्लीय वर्षा का। अगर उसका जल का पीएच मान जो है, जल की पीएच मान कितना होता है, 5 से 6। तो अगर 5 से 6 हो जाएगा उसको बोलते हैं पीएच क्या होता है, अम्लीय वर्षा। तो ये क्या होता है, ऐसे भी देखिए ना, 7 से कम है ना, ये 7 से तो कम है, ऐसे भी अम्ल होगा। 7 होगा तो क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। 7 से अधिक हो जाए तो क्या होगा, क्षारक कहलाएगा। तो 7 से ऑलरेडी कम है तो क्या होगा, अम्ल होगा। तो इसको नाम दिए अम्लीय वर्षा। 5.6 से खाली याद रखना है। अगर इतना याद हो चाहे ना हो, पूरा बोल दीजिए परिभाषा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है। आगे समझ में। और चलो और आगे बढ़ते हैं। इसका अब कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का प्रभाव, अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखिए क्या है कि पहला, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच, नदी का जल का पीएच, जो पीएच का मान गलती लिखा, मान कम हो जाता है। तो जब नदी में प्रवाहित किया जाता है तो इसको क्या होता है, जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे मछली जो रहते हैं उसमें उनका जीना हराम हो जाता है, यानी मछली मरने लगते हैं। आगे समझ में। तो इसका होता है अम्लीय वर्षा का प्रभाव यही होता है।
तो नदी का जो मछली है देखिए यहाँ पर लिखे जल में पीएच मान का कम मान हो जाता है और ऐसे नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, मतलब मछली का जीना मुश्किल हो जाता है, मछली आदमी मरने लगता है, भागने लगता है, ठीक है ना। तो मछली का जीना मुश्किल हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण। और दूसरा पॉइंट है कि अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल, ठीक है, काला पड़ने लगता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। देखिए ये अम्ल क्या करता है, क्रिया कर लेता है। तो देखिए ताजमहल जो है, ताजमहल किसका बना है, संगमरमर का बना है। तो अम्लीय वर्षा जब होता है ना तो संगमरमर का जो पानी गिरता है तो उका होता है वो भी काला होने लगता है। तो उसका उतना तो मान लीजिए ताजमहल बहुत पैसों के लिए है, बहुत सारा वहाँ वर्कर काम करता है, हमेशा पैसा लेकर उसको रिपेयरिंग करवाते रहता है लोग, पता नहीं चलता। ऐसे भी अधिकतर काला होता नहीं, जब अम्लीय वर्षा होगा तबे संगमरमर का जो टालिस है, संगमरमर का पत्थर है, तबे काला होगा, अन्यथा काला नहीं होगा। ऐसा पत्थर लाया गया कहाँ, ऐसा पत्थर लाया गया कि काला जल्दी नहीं होता है। जब अम्लीय वर्षा होगा तबे हल्का हल्का धब्बा बैठता है, वो भी सब सफाइया करवा देता है लोग, ठीक है। ये था कि जैसे कि अगर अम्लीय वर्षा होगा तो मछली जो जल में उनको जीना मुश्किल हो जाता है, और फसल जो होगा, फसल खेती में लगाएगा, अगर अम्लीय वर्षा होगा तो फसल भी नष्ट हो सकता है, फसल भी बर्बाद हो सकता है, और होता है। अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का जो ताजमहल बना है वो भी काला हो जा रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा के बारे में जान लिया। जैसे चांदी का हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी का यूज करते हैं ना, पायल हुआ वो भी काला होता है। तो काला क्यों हो गया, वो भी एक अम्ल से अभिक्रिया कर लिया, खाटा चीज से अभिक्रिया करे तो जल्दी चांदी का होगा खराब हो जाए, काला हो जाता है, ठीक ना। अभिक्रिया करना। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो पीएच का महत्व क्या है, देखिए पहला, पौधे को एक दो बार एक लिखा गया, एक बार लिखेगा, पौधे को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। पौधा जो हम लोग फसल रोपते हैं, फसल उगाते हैं, उसका पीएच मान का एक का होता है, आवश्यकता होती है। तो अगर पीएच मान अच्छा ढंग से, तो मिट्टी का भी पीएच मान होता है, ठीक है। अगर मिट्टी का पीएच मान अगर जांच करके फसल लगाया जाए तो फसल अच्छा उगता है। हम लोग का किसान करते, देहात का लोग होते हैं, तो पीएच मान क्या करते हैं हम लोग मापते तो नहीं, हम लोग को पता नहीं रहता, डायरेक्टली हम खेत में बोते हैं, लेकिन सीजन में खाद मान दे देते हैं तो हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट लोग छानबीन करके इसको पीएच मान ज्ञात करके अगर वहां पर लगाया जाए, जिस तरह का मिट्टी उस तरह का पौधा लगाएंगे तो अच्छा फसल उगेगा। अगर पीएच मान, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम होने पर दांतों का एनामल संक्षारित होने लगता है। दांतों का एनामल समझते हैं, हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का एनामल, जो दांत पर है ना, उसका भी संचार, दांत भी सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। आएगा समझ में। जब मुंह का पीएच मान होता है 5.5 से कम, तब इसी चले दांत में खुरदराहट, देखिए दांत का एनामल सब खराब होने लगता है। और सबसे कठोर पदार्थ हमारा शरीर का दांत का एनामल बहुत मजबूत होता है, ये वाला यहाँ देखो अंदर, तो वही दांत सड़ता है ना किसी किसी का, तो वो खराब होने लगता है जब पीएच मान का। मधुमक्खी का डंक मेथनोइक अम्ल, बताया था ना कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया है, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है डंक मारे गए, जहां पर डंक मारता है, डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। अगर जहां पर मधुमक्खी मार दिया, भौरा काट लिया, उसमें फॉर्मिक अम्ल है, अम्ल के कारण दर्द होगा, तो वहां पर क्या लगाना है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा से उसका जो क्षारक, दुर्बल क्षारक के कारण उसको आराम मिलता है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से। अब है अगला कि मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय हो जाती है तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है। अगर पीएच मान अगर अच्छा ढंग से है, अगर मापेंगे और माप कर खेती करेंगे तो फसल का होगा, अच्छा ढंग से उगेगा। आगे समझ में। तो चलिए और आगे है जी, यहीं तक था। तो चलिए यहीं तक आज वीडियो पार्ट 3 को छोड़ देते हैं, और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और बच्चों को याद भी करना होता है, क्योंकि नहीं पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, जो कि उसको याद भी करवाना है। इस तरह से वीडियो को पार्ट 3 को यहीं तक छोड़ते हैं। अब आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अब इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।